हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू शिक्षा अखाड़ा। अगर इंग्लिश का है डर तो हम है इधर। एवरीवन, आज मैं आपके लिए 11th का लेसन लाया हूँ जो है लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। अब देखिए हमारे जो राइटर है वो कौन है? खुशवंत खुशवंत सिंह। ठीक है। अब ये जो पोर्ट्रेट है इसका मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब होता है कोई पिक्चर, लेडी मतलब कोई महिला। ठीक है, इसकी मैं आपको समरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 11th का ये बहुत अच्छा लेसन है। अब देखिए, जैसे जैसे कि आपको पता है, हम जब भी पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पूरे पॉइंट्स लिखे होते हैं। ठीक है ना। जो पहला है, द ऑथर रिमेम्बर्स हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर। ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है वो है, जो ऑथर है वो किसके रिमेम्बर मतलब याद करते हैं, किसको? अपने ग्रैंड मदर को, अपनी दादी माँ को और अपने दादाजी को। द ऑथर रिकॉल्स, रिकॉल का मतलब क्या होता है? याद करना। ठीक है। recalls his grandmother as a very old lady. For the 20 years that the author had known his grandmother, he had found her old and wrinkled. वो अपनी ग्रैंडमदर को याद करते हुए बोल रहे हैं कि पिछले 20 सालों से मैंने अपनी दादी माँ को सेम देखा है। ठीक है ना। कैसा? जैसे उन्होंने देखा है कि ओल्ड है, उनके रिंकल है। रिंकल का मतलब क्या होता है? झुर्रियां। ठीक। It was hard for him to believe that she had once been young and pretty and she had a husband. मतलब जब भी राइटर ने उनको देखा तो सिर्फ ओल्ड देखा, उनके रिंकल देखे, झुर्रियां देखी। उनको बिलीव नहीं होता कि कभी वो यंग भी रही होंगी या उनका कभी कोई हस्बैंड रहा होगा। खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर्स पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल ऑफ ड्राइंग रूम। अब जो पिक्चर है किसकी? दादी माँ की, वो टंगी हुई है। हंग का मतलब, हैंग की सेकंड फॉर्म होती है हंग। वो टंगी हुई है कहाँ पर? ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन सॉरी, ग्रैंडफादर है ये। और उन्होंने क्या पहना हुआ है? एक टर्बन पहनी हुई है। टर्बन का मतलब जो पगड़ी होती है ना, उसे एक टर्बन कहते हैं। ठीक है। हिज क्लोथ्स वर लूज, और उन्होंने कैसे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और जो उनके दादाजी है ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे 100 साल पुराने होंगे। लुकिंग एट his portrait, one could not imagine him in his youth and his wife and children. वो बोल रहा है कि अगर कोई उनकी पिक्चर की तरफ देखे तो किसी को लगेगा नहीं कि ये कभी जवान रहे होंगे, इनकी एक वाइफ होगी, इनके बच्चे होंगे। मतलब वो बहुत ज्यादा बुढ़े लग रहे हैं पिक्चर में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द ऑथर्स ग्रैंडमदर। मतलब ऑथर्स और जो हमारे राइटर है ना, उनकी दादी माँ के बारे में। द थॉट ऑफ ग्रैंडमदर बीइंग यंग एंड प्रेटी वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग टू हिम। मतलब वो सोच रहे हैं कि दादी माँ के बारे में ये सोचना कि वो यंग रही होंगी, प्रेटी रही होंगी, एकदम ऐसा थॉट है कि कंप्लीटली ऑपोजिट। उनको लगता है कि कभी वो यंग रही नहीं होंगी। ओके। She was short, fat, and slightly bent in the stature. अब देखिए जो उनकी दादी माँ है उनके बारे में पूछा जाए तो कैसी है? शॉर्ट है, मतलब छोटी हाइट की है। फैट है, थोड़ी सी मोटी है, और स्लाइटली बेंट है। बेंट का मतलब जैसे नॉर्मली जो यंग पीपल होते हैं एकदम सीधे होते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल होते हैं ना वो थोड़े से झुक जाते हैं, है ना, उनकी कमर झुक जाती है, उसे वो क्या कहते हैं? बेंट। ठीक है। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स क्रिस क्रॉस मतलब जैसे लाइन से ऐसे ऐसे करके। रिंकल्स का मतलब झुर्रियां। हर सिल्वरी व्हाइट हेयर वाज स्कैटर्ड ओवर हर रिंकल फेस। और उनके जो बाल हैं कैसे हैं? सिल्वर। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, जो बुढ़े लोग होते हैं उनके बाल थोड़े से कंप्लीट व्हाइट ना होके काइंड ऑफ सिल्वर होते हैं। ठीक है। वो क्या है? स्कैटर। स्कैटर का मतलब वो फैले हुए हैं कहाँ पर? उनके एक जो झुर्रीदार चेहरे पर। The author remembered her hobbling around the house in spotless white clothes with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other hand busy counting bets of her rosary. अब वो बोल रहा है कि ऑथर को याद है वो एक घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रहती थी, अपना एक हाथ अपनी कमर पे रखे हुए, ताकि अपने आप को बैलेंस कर पाए, सपोर्ट कर पाए। एक हाथ उनका कमर पे रहता था, दूसरा हाथ क्या करता था? दूसरा हाथ बिजी रहता था किस चीज में? काउंटिंग। अभी बीट बैट का मतलब क्या होता है? आपने माला देखी होगी ना, माला में जो मोती होते हैं उनको बैट कहते हैं। ठीक है ना। तो उनकी जो रोजरी है, उनकी जो माला है, वो उन पे लगी रहती थी, गिनने पे लगी रहती थी। तो एक हाथ कमर पे है, दूसरा हाथ मोतियां गिनने पे। ठीक है। मतलब जो माला की मोती है।
हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स है ना वो चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रेयर गा रही है, मतलब कुछ ना कुछ जपे जा रही है, लेकिन वो इनऑडिबल है, मतलब उसकी कोई आवाज नहीं है, मतलब लेकिन वो अपने मन में लगी हुई है। To the author, she could never have been pretty, but she reflected a divine beauty. ऑथर के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, ऑथर के लिए वो कभी प्रिटी, कभी ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन वो एक डिवाइन ब्यूटी थी, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। आपने देखा होगा ना जो माउंटेन होता है उसकी जो सीनरी होती है विंटर की, कैसी एकदम बहुत अच्छी सी लगती है ना, एकदम सफेद सी। तो बोलता है कि मेरी जो दादी है वो वैसी है। द ऑथर्स चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंडमदर। अब जो इसमें हमारे जो ऑथर है, यानी जो हमारे राइटर है, उनका जो बचपन बीता है ना वो ज्यादातर दादी के साथ ही बीता है। तो देखते हैं क्या है। द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स। बचपन में जो ऑथर और उनकी जो ग्रैंड दादी माँ थी ना वो बहुत अच्छे दोस्त थे। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम टू स्टे विद हर व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी। मतलब उनके जो पेरेंट्स है वो सिटी की तरफ चले गए, और हमारे ऑथर को यानी राइटर को अपनी दादी माँ के साथ छोड़ दिया। गांव, कहाँ पर, गांव में ही। इन द विलेज हिज ग्रैंडमदर टुक केयर ऑफ हिज ऑल नीड्स। मतलब जो दादी माँ है ना वो बचपन में उनका सारा ध्यान रखती थी, किसका, राइटर का। शी वॉज क्वाइट एक्टिव एंड एजाइल। मतलब क्या थी, कैसी थी, मतलब एकदम से बहुत एक्टिव वुमेन थी, काम एकदम तेजी से करती थी। शी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल। वो उनको स्कूल के लिए उठाती थी और उनको तैयार करती थी, किसके लिए, स्कूल के लिए। She said her morning prayers in a sing-song manner while she bathed and dressed him in the hope that her grandson would learn them by heart. अब जब भी दादी माँ राइटर को तैयार करती थी, नहलाती थी, तो उस समय जो हमारी दादी माँ है ना वो गाना भी गाती थी। मतलब गाना गाने का मतलब है जो भजन थे ना, वो भी प्रेयर प्रेयर थी, वो गाती थी, किस लिए, ताकि उनके जो ग्रैंड सन है होते हैं हमारे जो राइटर, वो उनको सीख जाए। The author listened to the prayer because he loved her voice. देखो अब यहाँ, but never bothered to learn them. देखो अब जो ऑथर थे ना उनको प्रेयर पसंद नहीं थी, लेकिन हाँ उनको जो दादी माँ है ना उनकी वॉइस पसंद थी, उनकी आवाज पसंद थी, और लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि इसको सीखा जाए। Then she would fetch his wooden stele which she had already washed and plastered it with yellow chalk। अब क्या होता था पहले जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल तो क्या है, नोटबुक है, सब कुछ है, लेकिन पहले छोटी क्लासेस में स्लेट होती थी और उस पर चौक से लिखा जाता था। तो वो क्या करती थी, स्लेट लेती थी और उस पर एकदम नॉर्मल ये प्लास्टर करके एकदम उसको तैयार कर देती थी, इसके लिए, राइटर के लिए। शी वुड टेक एन earthen ink pot and reed pen and tie them in a bundle and hand it to author। अब जैसा आजकल हमारे पास पेन है, पेंसिल है, पहले क्या होता था, एक इंक पॉट होता था, उसमें एक पेन होता था, चाहे वो बांस का होता था या कुछ टाइम बाद प्लास्टिक का भी आ गया था। आप उसमें डुबा डुबा के आप लिखते थे, जैसे आपने मूवीज में कई बार देखा होगा, आप पंख से लिखा जाता था। ठीक है, तो वही क्या दादी माँ क्या करती थी, सारी चीजें एक बंडल में बांध के राइटर को पकड़ा देती थी। आफ्टर हैविंग अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट ब्रेकफास्ट दे यूज्ड टू लीव फॉर स्कूल। अब क्या होता था, जो दादी माँ है ना उनको एक थिक और स्टेल चपाती थी, मतलब जो जैसे रात को बनाई हुई वही चपाती देती थी, और उस पर क्या करती थी, बटर डाल देती थी, बटर के साथ चीनी डाल देती थी, शुगर, और उनको देती थी। ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ चले जाते थे, स्कूल। The author's grandmother always accompanied him to the school and it was attached to the temple। अब जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती थी, ये स्कूल है और स्कूल के साथ ही हमारा टेम्पल है, ठीक है ना। तो जो मान लो ये स्कूल है, ये टेम्पल है, तो जो उनका ग्रैंडसन है वो यहाँ जाता था और दादी माँ टेम्पल में जाते थे, तो दोनों एक साथ जाते थे। नेक्स्ट है द ऑथर एट स्कूल। द प्रीस्ट टॉट चिल्ड्रन द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। अब जो प्रीस्ट है हमारे पुजारी हैं, ठीक है ना, ये टीचर है, ये कैसे गाते हैं, उनको अल्फाबेट मतलब ए टू जेड, और मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह की प्रार्थना होती थी। द चिल्ड्रन सेट इन टू रोज इन द वरांडा। अब देखिए जो पुराने टाइम पे तो सब जमीन पे बैठते थे, तो दो रो होती थी, यानी दो ऐसी लाइन होती थी वहाँ। दे वुड सिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन कोरस। अब क्या होता था, सब एक साथ गाते थे, जैसे जैसे मान लो आप ए
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो इसको ये क्या है, कोरस, मतलब एकदम एक साथ गाना, ठीक है। While the author learned his lesson at school, the grandmother would read scriptures in the adjoining temple. अब उसमें क्या होता था, जब हमारे जो ऑथर है, हमारे जो राइटर है, वो कहाँ होते थे, स्कूल में होते थे, तो जो हमारी ग्रैंड मदर है वो कहाँ होती थी, टेम्पल में होती थी, और जो पुरानी किताब मतलब जो स्क्रिप्चर्स है, जैसे जैसे भगवत गीता हो गई या और भी कोई धार्मिक बुक हो गई ना, वो वहाँ पढ़ती रहती थी। ऑन देयर वे बैक दे वुड फीड स्टील चपाती टू दी डॉग्स। अब क्या होता था, जब वो वापस आते थे तो वो स्टील चपाती यानी जो पुरानी जो रात की चपाती बच गई वो किसको दे देते थे, डॉग्स को दे देते थे खाने के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। अब देखिए उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। अब ये टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब वो सिटी में जाते हैं। The turning point came in their relationship when they moved to the city to stay with खुशवंत सिंह पेरेंट्स। अब देखिए उनके पेरेंट्स वेल सेटल हो चुके हैं, तो वो बोलते हैं कि दादी माँ जो ग्रैंड मदर है, हमारे जो ऑथर है, दोनों सिटीज में आ जाओ। इन द सिटी द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस। अब देखिए पहले क्या होता था, जो ऑथर किसके साथ जाते थे, दादी माँ के साथ जाते थे, कैसे, पैदल चलते हुए, वॉक करते हुए। अब वो कहाँ, अब वो जो इंग्लिश स्कूल स्कूल में जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, मोटर बस यानी बस से। The grandmother could not accompany him to the school. अब उनके साथ नहीं जा सकती थी, as there were no dogs in the street and the grandmother took to feeding the sparrows. अब देखिए उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो गली में जाएं और कुत्तों को खिलाएं। देखिए तो उन्होंने अब क्या स्टार्ट कर दिया, जो स्पैरो होती है ना, चिड़िया, उनको फीड करना स्टार्ट कर दिया, उनको खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब देखिए जैसे जैसे टाइम रोल्ड, ईयर्स रोल्ड बाय मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो वो दोनों ना एक दूसरे से कम इंटरेक्ट करते थे, क्योंकि जो दादी माँ है वो अपने कामों में बिजी हैं, जो हमारे ऑथर हैं वो अपने स्कूल्स में बाकी चीज़ों में बिजी है। इन स्पाइट ऑफ हर इमेंस इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज, she could not help him in lesson as he was learning English, the law of gravity, Archimedes' principle, and the many more such things which she could not understand, and this made her unhappy. अब क्या होता था, जो दादी माँ है वो एक्चुअली में चाहती थी कि वो इस स्टडी देखें, चीज़ों को समझे, बट यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा था वो डिफरेंट चीज़ें थी। जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप साइंस के रूल्स पढ़ रहे हो, आप बाकी अदर प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, और वो दादी जी को नहीं आता था सब, तो दादी उन चीज़ों को समझ नहीं पाती थी। अब उससे क्या होता था, दादी अनहैप्पी हो जाती थी, यानी खुश नहीं होती थी। समटाइम्स शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट हिम, और कई बार तो वो पूछती भी थी कि आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब। अब जो ग्रैंड मदर है वो धीरे धीरे कैसे होने लगी, स्ट्रेस लेने लग गई, डिस्टर्ब होने लग गई। Grandmother did not believe in the things taught in the English school as and was distressed to learn that there was no teaching about God and scriptures in the school. अब देखिए जो स्कूल्स हैं उसमें डेफिनेटली आपको साइंस इंग्लिश मैथ्स पढ़ाई जाएगी, लेकिन जो दादी हैं वो क्या है, गॉड में उनकी चीज़ों में विश्वास ज़्यादा करती है, और स्कूल वाले उनको पढ़ाते नहीं है। तो जिस इन चीज़ों से क्या होता था, दादी जो उनकी दादी माँ है उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, वो बोलती थी कि आपके स्कूलों में चीज़ों को सही नहीं पढ़ाया जाता। Moreover, she was very disturbed at the idea of music lesson being given at the English school. और उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई म्यूजिक क्लास हो, वो सोचती थी कि म्यूजिक क्लास स्कूल में नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं है। To her, music had lewd association and she considered music to be unsuitable for gentle folk. उनको लगता था कि ये जो म्यूजिक है ये एक्चुअली में गुड नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब देखिए जो जब वो गाँव में रहते थे, विलेज में रहते थे, तो वो एक दूसरे के साथ में जाते थे, स्कूल जाते थे, तो वो उनका लिंक था, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, वो एक ही कमरे में रहते थे। एक कमरे में रहने से जो ग्रैंड मदर है और जो ऑथर है उनका लिंक बना रहा, लेकिन अब ये जो लिंक है ये स्नैप होने वाला है, यानी टूटने वाला है। देखिए कैसे, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हर ग्रैंड मदर and the grandmother was broken when author went to the university and was given a room of his own. अब क्या हुआ, देखो ऑथर बड़ा हो चुका है, ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उनको बोला गया कि आप अपने लिए अलग रूम में शिफ्ट कर लीजिए ताकि आप पढ़ाई में फोकस कर सको। और यही एक लिंक था ग्रैंडमदर और ऑथर के बीच का, जो उन दोनों को जोड़ता था, अब ये भी टूट गया। द ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड रियली स्पोक टू एनीवन। अब जो दादी माँ है उन्होंने अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया, और वो अब किसी से रेयरली मतलब बहुत कम बोलती थी किसी से। All day long she sat spinning the wheel and reciting her prayers. अब वो क्या करती थी, जैसे आपने देखा होगा ना गांधी जी के पास चरखा,
उसी को स्पिन करती थी, घुमाती रहती थी व्हील को, और अपनी जो पोयम है उनको रिसाइट कर देती थी, यानी बोलती रहती थी बार बार। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो। दिन में ही वो थोड़ा सा आराम करती थी, उसी समय पे क्या होता था, वो जो स्पैरोज है ना, जो चिड़ियां थी, उनको फीड करती थी, यानी खाना खिलाती थी। दे perched on her shoulders and some even on her head, but she never shooed them away. अब कई बार वो जो चिड़ियां थी वो उनके सर पे बैठ जाती थी, कई बार उनके कंधों में बैठ जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी उसको हटाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ हर डे, और ये उनके पूरे दिन भर का सबसे अच्छा आधा घंटा होता था, क्योंकि उनको चिड़ियाओं के साथ अच्छा लगता था। द ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडी। अब जो ऑथर है वो कहाँ जा रहे हैं, अब वो बाहर जा रहे हैं अपनी हायर स्टडी के लिए। द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, अब्रॉड मतलब जो आउट ऑफ इंडिया है, फॉर हायर स्टडीज फॉर 5 years। 5 साल के लिए जो हमारे ऑथर है वो कहाँ चले गए हैं, बाहर चले गए हैं इंडिया से, ठीक है। किस चीज के लिए, स्टडी के लिए। He was sure that his grandmother would be upset at his departure, but she was not even sentimental. अब उनको लगा कि जब वो जाएंगे तो उनकी जो ग्रैंडमदर होगी वो कैसी होगी, एकदम सेंटिमेंटल हो जाएगी, यानी थोड़ी सी दुखी हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। लेकिन जब वो गए तो एक्चुअली में उस समय दादी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, एकदम रिएक्शन लेस था उनका फेस। शी केम टू द रेलवे स्टेशन एंड टू सी हिम ऑफ। वो रेलवे स्टेशन आई, क्यों, किस चीज के लिए, तो उनको विदा करने के लिए। शी शोड नो इमोशन, उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया। शी वॉज ऑब्जर्व इन प्रेइंग एंड काउंटिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी, और वो किस में बिजी थी, सिर्फ अपनी प्रेयर में और अपनी जो माला है उनकी मोतियों को गिनने में। साइलेंटली शी किस्ड हिज फोरहेड, उन्होंने उनके माथे पर, फोरहेड मतलब माथा, उनको चूमा। द ऑथर थॉट दैट perhaps it was the last sign of physical contact between them, और उस समय ऑथर को लगा शायद ये लास्ट पॉइंट है जहां वो दादी से फिजिकल कांटेक्ट में है, मतलब शायद चांसेस हैं कि क्या पता इसके बाद दादी की डेथ हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है। द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर रिटर्न एंड फॉल सिक। अब जो दादी माँ है वो सेलिब्रेट कर रही हैं ऑथर के वापस आने पर, और बीमार पड़ जाती है। आफ्टर 5 years द ऑथर फाउंड हिज ग्रैंड मदर एट द स्टेशन व्हेन ही रिटर्न। अब जो 5 साल बाद जब वो ऑथर वापस आए तो उन्होंने देखा कि दादी माँ उनको लेने के लिए स्टेशन पर आई हुई है। शी हेल्ड हिम इन हर आर्म्स, उन्होंने उनको गले से लगाया। ही फाउंड हर मोर रिलीजियस एंड मोर सेल्फ कंटेन। अब उनको लगा कि वो और दोबारा से मोर रिलीजियस हो गई है, धार्मिक हो गई है, और अपने आप में ही अपने लगी हुई है। ही कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर, और अभी भी वो क्या कर रही है, प्रेयर को रिसाइट कर रही है, प्रेयर को बार बार बोल रही है। इवन दैट डे द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर वाज फीडिंग द स्पैरो हरसेल्फ, और उस दिन भी उनका जो सबसे खुशी भरा पल था ना, मोमेंट था, वो भी क्या था, जो स्पैरोस थी, जो चिड़िया थी, उनको खाना खिलाना। However, something strange happened to her in the evening, और इवनिंग में उनको कुछ डिफरेंट हुआ। क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शी डिड नॉट प्रे। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रे नहीं किया, प्रार्थना नहीं की। इंस्टेड शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग सॉन्ग ऑफ होमकमिंग ऑफ वॉरियर्स, और आसपास की जो लेडीज है उनको इकट्ठा किया, और जो उनके आने पर गाना स्टार्ट कर दिया लेडीजों के साथ, ठीक है। They tried to pursue her to stop to avoid over straining herself। अब जो राइटर है उनके पेरेंट्स, उन्होंने बोला आप इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा काम मत कीजिए, अगर आप बार बार गाओगे, बहुत लंबे टाइम तक गाओगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या आप थक सकते हो, ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बट शी डिड नॉट लिसन, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। शी फेल इल द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई। अब जो पॉइंट है वो है ग्रैंडमदर की डेथ का। द ग्रैंडमदर was diagnosed with a mild fever by the doctor, but she insisted that her end was near। अब जब डॉक्टर ने चेक करा तो उनको डायग्नोस किया गया, मतलब उनको चेकअप के बाद पता चला कि उनको नॉर्मल फीवर है, लेकिन शी इंसिस्टेड, लेकिन उन्होंने बोला कि उनका जो एंड है वो नियर आ चुका है, मतलब उनका जो अंतिम समय है वो आने वाला है। She told everyone that she did not want to talk to anyone and would rather spend her last moment praying। अब वो बोली है कि बस मेरा जो अंतिम समय वापस आने वाला है, और मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, बस मैं प्रेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ प्रार्थना करना चाहती हूँ। She ignored everyone protest and started counting the beads in her rosary while praying।
और जब सबने मना किया तो उन्होंने उस चीज के उन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब किसी की बात नहीं सुनी, वो अपने काम में लगी रही. After a short while, the author noticed that his grandmother's lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. अब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जो हमारे ऑथर उन्होंने नोटिस किया कि जो ग्रैंड मदर है उनके लिप्स एकदम रुक गए हैं और जो माला थी ना मोतियों की वो उनके हाथ से गिर गई है. शी डाइड अ पीसफुल डेथ. एकदम उनकी डेथ हो चुकी है. पीसफुल मतलब कोई ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम से शांति से उनकी डेथ हो गई. शी वॉज कवर्ड विद अ रेड शॉल. अब देखिए, आपने देखा होगा जो हिंदू लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि जो डेड बॉडी होती है ना उसको कवर किया जाता है, तो एक रेड कपड़े से उसको कवर किया गया. अब जो लास्ट पॉइंट है, द स्पैरोज मॉर्न हर डेथ. अब देखिए जो स्पैरो है ना उन्होंने भी शोक, मौन का मतलब शोक जताना. When the author and other came to take away the grandmother's body, they met a strange sight. अब क्या हुआ, जब उनकी बॉडी को पहले उन्होंने कमरे में रखा, उसके बाद उन्होंने बरामदे में रख दिया, तो उनको पता चला एक डिफरेंट चीज देखने को मिली. To mourn her death, a lot of sparrows had surrounded the grandmother's body. अब उनका शोक शोक मनाने के लिए जो उनकी डेड बॉडी थी ना उसके आसपास बहुत सारी स्पैरो हो गई, बहुत सारी चिड़िया आ गई. दे वर ऑल साइलेंट, और एकदम साइलेंट थी, कोई चींची मतलब कोई चिरपिंग नहीं कर रही थी वो. When the author's mother offered the sparrow some bread, they refused to eat and quietly flew away after the grandmother's body was carried away for the last rites. अब क्या हुआ, उस जब जो बॉडी रखी हुई थी उस समय जो ऑथर की मदर है उन्होंने कुछ ब्रेड के टुकड़े डाले, बट किसी भी स्पैरो ने वो ब्रेड नहीं खाई. और जैसे उनकी बॉडी को ले जाया गया, सारी जो चिड़िया हैं, सारी जो स्पैरोज है वो उड़ गई वहां से. अब इसका कंक्लूजन क्या है? टू सम अप, इन द पोर्ट्रेट of lady in the portrait of a lady summary, the writer and his grandmother had a beautiful bond between them and loved each other a lot. The story tells us how beautiful a relationship can become between a grandson and his grandmother. और basically हमको एक जो ग्रैंड मदर है और एक ग्रैंड सन है इनके बीच का रिलेशन देखने को मिला, और ये कैसे थोड़ा सा खराब भी हुआ टाइम के साथ. So thank you everyone and keep watching. Bye.